अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। आज हम अपना न्यू एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अप्लाइड लिंग्विस्टिक ENG 522। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। या तो आप ये कि एक मैंने अपने शॉर्ट वीडियो डाली है वो जाके आप देख लें, या फिर मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो आपका सिलेबस है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये 15 चैप्टर्स पे है। बट वो 15 चैप्टर्स भी आपके 45 चैप्टर्स के बराबर है, क्योंकि आपका एक चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी। हर एक चैप्टर आपका बहुत लेंथी है। तो ये कि मैं बीच में से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, आपको साथ साथ MCQs गाइड करूँगी, MCQs आपको मार्क आउट कराऊँगी और साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगी। ठीक है, आप में से कोई एक्सपेक्ट करे कि टीचर हर एक लाइन का जो है वो ट्रांसलेशन बताए और हर एक कॉन्सेप्ट बताए, तो ये मैं नहीं कर रही, बहुत लेंथी है। तो हम वो करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस एक और बात कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ये जैसे मिड टर्म के ये मिड टर्म के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल टर्म के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन द मिडल ऑफ द सेशन मुझे ये कमेंट्स ना आए कि जी आप साथ साथ क्वेश्चन भी बताएं। मैं एंड पे एक वीडियो बना दूंगी, आप उन्हें देख लेना। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक 1। जी अपना जो है हाइलाइटर पकड़ लें, या जो है क्या कहते हैं पेंसिल पकड़ लें। साथ साथ आपने क्या कहते हैं MCQs मार्क करने हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। सबसे पहले जी आपने MCQs देखना है। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक AILA, ये आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए और इसकी ये शॉर्ट फॉर्म भी, एब्रीवेटेड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ठीक है, उसने क्या प्रोक्लेम किया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च एंड प्रैक्टिस डीलिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। उसने ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक ने ये AILA ने ये प्रोक्लेम किया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। ये MCQs है कि उसमें बहुत सारी फील्ड्स को मिला के उसमें सर्च कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो अब लिंग्विस्टिक के हवाले से तो खाली आप उसमें लैंग्वेज के स्ट्रक्चर ही कंगालते रहेंगे, नहीं। उसने कहा है ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें आप रिसर्च और प्रैक्टिस को साथ लेके चलते हैं। इसकी मदद से आप लैंग्वेज के बहुत सारे मसले हल करते हैं, इवन के आप उसके रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हल करते हैं। ये नहीं है कि आपने खाली लैंग्वेज पर रिसर्च किए जानी है, उसके मसले हल किए जाने, नहीं। लैंग्वेज के हवाले से जो दूसरे फील्ड्स में जो मसले दरपेश हैं या इंसानों को जो मसले दरपेश हैं, आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक में वो भी सर्च कर सकते हैं, उनका भी हल निकाल सकते हैं। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको अप्लाइड लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट दूं, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लैंग्वेज के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में सर्च करते हैं। और ना सिर्फ इसमें लैंग्वेज के बारे में सर्च करते हैं, आप इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी सर्च करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ आप प्रैक्टिस की तरफ भी जाते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज? जी रॉन मैकाले ने प्रेजेंट किया 7 वेज़ ऑफ लुकिंग एट लैंग्वेज के। जी आप लैंग्वेज को किसी 7 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप लैंग्वेज को किसी 7 तरीक़ों से देख सकते हैं। वो क्या है? लैंग्वेज एज मीनिंग, लैंग्वेज एज साउंड, लैंग्वेज एज फॉर्म, लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एज आइडेंटिटी, लैंग्वेज एज हिस्ट्री, लैंग्वेज एज सिंबल। के मतलब ये सारे ऐसे हैं जिनको लैंग्वेज के तौर पर हम देख सकते हैं। जैसे एक कम्युनिटी एक लैंग्वेज बोलती है, उस कम्युनिटी का वो एक ख़ास सिंबल बन जाता है।
तो वो सिंबल को हम देख सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ सिंबल, ठीक है। तो आप इस लैंग्वेज को ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब जी 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, उन्होंने कहा है लैंग्वेज को ना अगर हम ऊपर वाले सारे कॉन्सेप्ट को मिलाएं तो उन्होंने समराइज़ कर दिया है लैंग्वेज को 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स में। वो क्या क्या है? सबसे पहले एज अ पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकली रूटेड लैंग्वेज फैकल्टी। जी सबसे पहले तो आप लैंग्वेज को ये देख लेंगे कि ये एक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम होता है, ठीक है ना। हमें पता है कि ये ए है, ये बी है, ये लैंग्वेज को ऐसे बोलना है, इसको ऐसे पढ़ना है, ये इसके ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। जी लैंग्वेज क्या है? एक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है हमारी लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का, हमें हमारी लैंग्वेज को देखने का, हमारी लैंग्वेज को दिखाने का, ठीक है। सेकंड में आप उसे ऐसे सोच सकते हैं एज कॉम्प्लेक्स एंड हिस्टोरिकली इवॉल्व पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, कि जी एक शुरू से एक चीज़ चलती आ रही है, एक पैटर्न चलता आ रहा है कि ठीक है लैंग्वेज ऐसे शुरू से बोली जाती है, लोग ऐसे बोलना शुरू हुए, फिर करते 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 ये एक सिस्टम बन गया। आप इसे ऐसे देख लें कि जी एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है जो कि शुरू से चलता आ रहा है और करते करते उसने लैंग्वेज की शक्ल इख्तियार कर ली। एज अ सोशल प्रैक्टिस एंड कल्चरली लोडेड वैल्यू सिस्टम, के जी आप इसे एक सोशल प्रैक्टिस देख लें लैंग्वेज को, कि सारे बोलते हैं, सबको ये एक ज़रूरत है, एक वैल्यू है जो कि ये सब रखते हैं अपने माशरे में, कि हाँ जी एक हमारी एक सिस्टम है, हमारा एक सोशल प्रैक्टिस है कि नहीं जी हमने बोलनी ही बोलनी है लैंग्वेज, ठीक है। तो आप ये 3 कॉन्सेप्ट्स है जिसकी मदद से आप लैंग्वेज को ले सकते हैं। अच्छा जी ये वैसे तो MCQs नहीं है, पर मैंने सोचा कि ठीक है बच्चों को एक बार कह देना चाहिए। डिफरेंट ब्रांचेस लिंग्विस्टिक की आगे उन्होंने बताई हैं। अब ये जो सब ब्रांचेस है ना, ये आपको डिफरेंट ब्रांचेस जो ब्रांचेस हैं मेन लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक की, वो आपको पता होना चाहिए, और सब ब्रांचेस पता होना चाहिए। कि मतलब सब ब्रांचेस ना मेन लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस नहीं है, सब ब्रांचेस में फोनेटिक्स, फोनोलॉजी इस तरह की चीज़ें आती हैं, जबकि दूसरे लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस में दूसरी आती हैं, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज लिंग्विस्टिक वगैरह आती है। तो आपको ये जो है ना आपने मिक्स नहीं करना चीज़, ठीक है। सब ब्रांचेस होती ही वही है कि जो लैंग्वेज के अंदर है, उसकी सब है, उसके नीचे है, ठीक है। अच्छा जी ये सब कुछ फजूल है। ये जी MCQs देख लें। Ben Rampton described applied linguistics as an open field of interest in language, while David Block called it an amalgam of research interest. MCQs, दोनों MCQs। Topic number 2, the need and scope of applied linguistics। जी सबसे पहले तो MCQs देख लें। applied linguistics is a theoretical term। MCQs के थियोरेटिकल टर्म है, जो इसके मैंने पूरी डेफिनेशन आपको पहले दे दी है कि इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है जिसके अंदर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लैंग्वेज के हवाले से, ठीक है, लैंग्वेज के हवाले से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, प्लस आप लैंग्वेज के जो अंदर उसके स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो भी करना है आपको लैंग्वेज के हवाले से ही करना है बस। अच्छा जी क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इसमें रिसर्चेस हो चुकी हुई हैं, कहाँ कहाँ तक इसमें तरक्की हो गई हुई है। तो सबसे पहले जी इसमें आता है लैंग्वेज एंड टीचिंग। इसमें क्या होता है कि कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज़ हैं या कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो टीचर यूज़ कर सकती है वाइल टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज, जो भी है इसमें अप्रोचेज़ और मेथड्स को डिस्कवर किया गया। लैंग्वेज एंड सोसाइटी, इसमें जी सोशो लिंग्विस्टिक्स आ जाता है कि कोई भी सोसाइटी में कैसे लैंग्वेज बोली जाती है, क्यों बोली जाती है, वो लोग वो वैसी लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, बोलते क्यों हैं वो। लैंग्वेज एंड एजुकेशनल लर्निंग, जी इसमें हवाले से इसमें जी लैंग्वेज को कैसे सिखाना है एजुकेशनल पर्पस के लिए, कि मतलब एक बच्चे को कैसे एजुकेशन देनी है किसी लैंग्वेज की, क्या स्टेजेस होंगी उसे सिखाने की, ये सारी इसमें आती हैं। लैंग्वेज वर्क एंड लॉ, इसमें जी आपके वर्क प्लेस में आप कैसी कम्युनिकेशन करेंगे, कैसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे, लॉ की कैसी लैंग्वेज होती है, जैसे वो योर ऑनर और माय लॉर्ड वट एवर, जो भी वो बहुत सारी वो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो यूज़ करते हैं वो, जो इसमें वैसी लैंग्वेज होती है उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। लैंग्वेज इंफॉर्मेशन एंड इफेक्ट, इसमें जी बहुत सारी इसमें मुख्तलिफ बातें, जैसे कि
एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल होती है। लिया दिया वाली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जाहिर सी बात है आपको आपसे जितनी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी आप उतनी ही देंगे, तो ठीक है, और लिमिटेड वे में देंगे। तो इसमें जी उस हवाले से होती है। और इसमें जब आप कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, मतलब आपने किसी को परस्यू करना है, किसी पे अपनी डोमिनेंस दिखानी है, तो ये जो उस हवाले से कैसे लैंग्वेज बोली जाती है, कैसे यूज़ होती है, ये सारी इसमें रिसर्चेस आती हैं। जैसे कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में बताया गया है। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में यही होता है ना कि डिस्कोर्स जिस तरह लोग आपस में करते हैं उसे क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, उसमें पावर इम्बैलेंस को एनालाइज किया जाता है कि किस तरह जो है कोई भी किसी को परस्यू करता है, कोई भी किसी को डोमिनेट करता है अपनी लैंग्वेज के यूज़ करके। ये जी MCQs देख लें, उन्होंने कहा है चाहे कोई भी कंपनी या कोई भी बॉस जब किसी को इस तरह चाहता है कि वो किसी को एम्प्लॉय ऐसा रखे, तो वो पहली उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपनी फील्ड के हवाले से उसे जो है इंसान को कम्युनिकेशन आए, उसे उसके लैंग्वेज आए। बट ये सारे जो हैं कंपनियां, ये हर एक एम्प्लॉय में ये खूबियां ज़रूर चाहती हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके क्लियरली, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और ये कि अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो एक बहुत ही क्लियर वे में आगे कम्युनिकेट कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और अपने सॉल्यूशंस आगे बहुत क्लियरली फॉर्म में कम्युनिकेट कर सके। ये सारे एम्प्लॉयज़ को चाहिए ही चाहिए आपके अंदर क्या कहते हैं खूबियाँ। तो जी दीज स्किल्स आर सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक MCQs। ठीक हो गया। इसके अलावा जी ये जो है ना टेबल ये है, उन्होंने कहा है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक का किसी ने भी ग्रेजुएटेड है ना अगर अप्लाइड लिंग्विस्टिक में, तो वो इन प्रोफेशंस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 3, लिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप। टॉपिक शुरू करने से पहले एक और बात मैंने करनी थी कि मैं ये एक चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करूँगी, चाहे लेंथी है पर एक ही वीडियो में मैं सारा चैप्टर कवर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है लिंग्विस्टिक और अप्लाइड लिंग्विस्टिक का रिलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट है रिलेशनशिप। वो कैसे है जी? लिंग्विस्टिक का क्या है कि इज़ द अकेडमिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन जनरल। जी लिंग्विस्टिक में क्या होता है, इसमें ऑल अबाउट लैंग्वेज का आप स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज इन जनरल में है क्या, ठीक है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्या ग्रामर है, क्या उसकी वोकैबुलरी है, मॉर्फोलॉजी क्या है, ऑल अबाउट लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में आप इसमें स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक में ये होता है, ठीक है। अब इसमें जी उन्होंने मुख्तलिफ मिसाल दी है कि जैसे कि जनरेटिव लिंग्विस्टिक बाय नोम चॉम्स्की, आपको पता है कि उसने कैसे ग्रामर के सारे एक आइडियल वे में ग्रामर को या लैंग्वेज को हमें पेश किया या करने की कोशिश की जनरेटिव लिंग्विस्टिक में, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है लिंग्विस्टिक में कि जी ऑल अबाउट लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना। ये जी MCQs देख लें, वैसे तो पता है आपको या होना तो चाहिए वैसे पता कि जनरेटिव लिंग्विस्टिक क्या है, क्या नोम चॉम्स्की ने बोला था। लिंग्विस्टिक इन द माइंड इज़ कॉल्ड कम्पिटेंस। जो आपके माइंड में है लैंग्वेज, जो आपके माइंड में है लैंग्वेज की नॉलेज, वो है कम्पिटेंस। जो आप हर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वो क्या होती है? परफॉर्मेंस होती है। ये नोम चॉम्स्की के बेसिकली थ्योरी में ये था, ठीक है। ये इतना कोई गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ उतना समझ लें बस, ठीक है। इसके अलावा जी ये MCQs देख लें। फंक्शनल लिंग्विस्टिक क्या होता है? इज़ द कंसर्न इन विच लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ पीपल एक्चुअली यूज़ देयर लैंग्वेज। फंक्शनल लिंग्विस्टिक में जैसे लैंग्वेज इन रोज़मर्रा की रूटीन में इंसान इस्तेमाल करते हैं, वो स्टडी किया जाता है। लैंग्वेज को यूज़ करते हुए वो कैसे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते हैं, वो स्टडी किया जाता है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक looks for the frequency and combination in words that are not usually revealed by intuition। इसमें कॉर्पस लिंग्विस्टिक में एक लैंग्वेज में जितने भी वर्ड पाए जाते हैं, जितने भी उस
के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं उनमें। जो भी रिकॉर्ड होता है ना एक लैंग्वेज का, वो इसमें लिंग्विस्टिक में स्टडी किया जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी और कॉम्बिनेशन की जितने भी वर्ड है किसी भी लैंग्वेज में, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक में आता है। ये जी 2 MCQs मैंने आपको बताया, ये इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं MCQs मैंने हाईलाइट किए हैं, चाहे ये कॉमन कॉन्सेप्ट हैं और आपको मे भी पहले से पता हों क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक के जो डिग्री वाले हैं वो शुरू से ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि एज टू एज ना वो उठा के दे देते हैं स्टेटमेंट MCQs में, और वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाय हाय ये क्या आ गया, इसका तो हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा। तो जी ये इसलिए। अच्छा जी, लिंग्विस्टिक का हमने पढ़ लिया कि वो लैंग्वेज के बारे में बस स्टडी करती है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या करती है, वो खाली लैंग्वेज को स्टडी नहीं करती, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स लैंग्वेज को यूज़ करने के हवाले से भी स्टडी करती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान को वो क्या टीचिंग वे में देख लें, मिसाल देती हूँ। अगर एक टीचर को वो अप्रोच देगी कि आपने ये 1 साल के बच्चे को आपने ऐसे लैंग्वेज सिखानी है, ये स्टेप होंगे, आप ये अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हाली उसने अप्रोच ही नहीं दे देनी, उसने उसके बाद में उसका जो है क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स भी उसने एनालाइज करने होते हैं उस अप्रोच के, कि कहाँ कहाँ मुश्किल आ रही है बच्चे को। अगर बच्चा ये अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए अच्छे से सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा, और नहीं सीख रहा तो फिर कोई और अप्रोच निकाली जाए, कोई और इस मसले का हल निकाला जाए। फिर उसने बच्चे के नीड्स को भी अपने नज़र में रखना है कि बच्चा आया कि इस तरह सीख भी रहा है कि नहीं, वो विजुअल लर्नर है, वो ऑडिटोरियल लर्नर है, वो क्या उसकी ज़रूरियात हैं, ठीक है। ये सारा उसने अप्लाइड लिंग्विस्टिक ये करती है। इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को साथ लेके रिसर्च करती है लैंग्वेज पे। दैट्स ऑल। लैंग्वेज क्या कर लिंग्विस्टिक, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लिंग्विस्टिक में खाली आप लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आप मुख्तलिफ़ फील्ड्स को लेकर लैंग्वेज के यूज़ पे स्टडी करते हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के हल निकालते हैं। आई होप सो जितनी बार मैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का वर्ड इस्तेमाल कर चुकी हूँ ना, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, MCQs देख लें। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ अ क्वेस्ट फॉर कॉमन ग्राउंड्स, MCQs। टॉपिक नंबर 4, अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। जी कैसे है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? इसमें जी उन्होंने कुछ नहीं बताया प्रॉब्लम के बारे में, खैर उन्होंने बताया है सो व्हाट प्रॉब्लम्स डज अप्लाइड लिंग्विस्टिक सॉल्व। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक सॉल्व करते हैं। उनका कहना है, सबसे पहले MCQs देख लें कि अगर आपका बच्चा जो है उसे स्पीच बोलने में मुश्किलात पेश आती हैं, उसे बोलने में मुश्किल पेश आती है, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक के पास नहीं जाएंगे। अप्लाइड लिंग्विस्टिक का काम है मसलों का हल निकालना। वो थेरेपिस्ट नहीं है, वो क्लिनिक खोल के नहीं बैठा हुआ कि नहीं जी आप मेरे पास लेके आए, मैं बताऊंगा कैसे आपका बच्चा बोलेगा। नहीं, वो रिसर्च करने बैठे हैं और रिसर्च की मदद से मसलों का हल निकालने बैठे हुए हैं। जैसे कि अब उन्होंने इस पूरे ये जो मैंने हाईलाइट किया है बताया है कि अप्लाइड लिंग्विस्ट वगैरह ने ये किया, क्या क्या किया। एक तो अब मुझे देखने दें। अच्छा, उन्होंने किया कि लैंग्वेज में वो वर्ड जो कि जिनका कोई तहरीरी शक्ल नहीं थी, उन्होंने वो निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलिट्री लोगों के लिए जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, पता है ना वो कितने वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, मिलिट्री लोगों के लिए उन्होंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज निकाली। उन्होंने ट्रांसलेशन की, उन्होंने मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के जो ट्रांसलेशन है उसमें बड़ा किरदार अदा किया। ये सारी उसमें इन्होंने फतूहात उसकी लिखी हुई हैं, जो भी फतूहात कह लें, अचीवमेंट कह लें, वट ये उन्होंने बताया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक ये करते हैं, ना कि वो डॉक्टर होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं जो आप कह लें, whatever. At a general level, we can draw 3 implications from this. इस सारे थ्योरीज़ को, इन सारी चीज़ों को देख के उन्होंने 3 ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक को आप इस तरह देख सकते हैं। द अप्लाइड लिंग्विस्ट इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स। जो एक लिंग्विस्ट होता है, जो कि अप्लाइड लिंग्विस्ट होता है, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होता है। मतलब
उनका कहना है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक में किसी एक लैंग्वेज के एस्पेक्ट को नहीं रिसर्च किया जाता, इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को मिला के, मुख्तलिफ लैंग्वेज के एंगल्स को मिला के उस चीज़ पे रिसर्च की जाती है, जैसे कि फ़िलासफ़ी, सोशियोलॉजी, कंप्यूटिंग प्रोग्राम, ये सारे ऐसी फील्ड्स को, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है ना ये, तो इसमें सारी बहुत सारी चीज़ों को मिला के हर एक एंगल से देख के रिसर्च की जाती है। तो क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसमें सारी चीज़ों को आपस में मिला के हर एक एंगल से रिसर्च करता है अप्लाइड लिंग्विस्ट। फिर जी, इन अ सेंस अप्लाइड लिंग्विस्ट्स आर नॉट ओनली जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स बट ऑल्सो मास्टर ऑफ नन, एज दे डू नॉट रिक्वायर द इन डेप्थ नॉलेज। उनका कहना है ना कि सिर्फ ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, बल्कि ये मास्टर ऑफ नन भी हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आप लैंग्वेज को फ़िलासफ़ी के हवाले से आप कर रहे हैं तो आपने फ़िलासफ़ी में कोई एक्सपर्टी हासिल कर लिया, एक्सपर्टाइज़ होना ज़रूरी है, नहीं जी। आपने बस अपने मसले का हल देखना है उस फील्ड के हवाले से। अगर आपका मसला हल होता है उस फील्ड से के हवाले से तो बस ठीक है, उतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप ना सिर्फ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं बल्कि आप मास्टर ऑफ नन भी हैं। आप उस चीज़ के मास्टर्स नहीं हुए, आपने बस अपना हल निकाला और साइड में बस। पता नहीं अब ये तारीफ़ है कि बिस्ती है अप्लाइड लिंग्विस्टिक की। खैर, एन अप्लाइड लिंग्विस्ट हु ओनली डज सिंटैक्स और डिस्कोर्स एनालिसिस एंड इज़ एन अप्लाइड सिंटैक्टिशियन और एन अप्लाइड डिस्कोर्स एनालिसिस। उनका कहना है कि अगर एक जो है अप्लाइड लिंग्विस्ट, उसे सिंटैक्स या डिस्कोर्स के ना नॉलेज है तो वो अप्लाइड सिंटैक्टिशियन कहलाएगा, वो अप्लाइड लिंग्विस्ट नहीं कहलाएगा, या वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्लाइड लिंग्विस्ट नहीं कहलाएगा। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, उसमें हर तरह की फील्ड के एंगल से मिला के लैंग्वेज के यूज़ को स्टडी किया जाता है। तो अगर कोई लिंग्विस्ट सिर्फ 2 फील्ड में एक्सपर्टी हासिल है उसे, तो फिर वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्लाइड लिंग्विस्ट नहीं कहलाया जाएगा, वो बस उसी फील्ड के हवाले से कहलाया जाएगा, सिंटैक्टिशियन कहलाया जाएगा जिस हवाले से उसे एक्सपर्टी हासिल है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मल्टी डिसिप्लिनरी applies not just to discipline as a whole but also to the individual practitioner। MCQs, ना सिर्फ आपकी अप्लाइड लिंग्विस्टिक पे ये रूल लागू होता है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, बल्कि उस प्रैक्टिशनर पे, उस रिसर्चर पे, उस लिंग्विस्ट पे भी ये रूल अप्लाई होता है कि आया उसे मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल हासिल है, वो दूसरी फील्ड में एक्सपर्टी हासिल है उसे। ठीक हो गया। द सेकेंड क्या है स्टेटमेंट, द अप्लाइड लिंग्विस्ट इज़ अ गो बिटवीन, नॉट एन इन्फोर्सर, अ सर्वेंट, नॉट अ मास्टर। उनका कहना है अप्लाइड लिंग्विस्ट इसके इनमें से कुछ भी नहीं है, ना इन्फोर्सर है, ना सर्वेंट है और ना ही मास्टर है। वो इनके बीच में ही कहीं कुछ, पता नहीं कहाँ है, बस कहीं है कुछ। ठीक है। कैसे है, उनका कहना है जब कोई क्लाइंट आता है उसके पास, उनके अप्लाइड लिंग्विस्ट के पास कोई मसला लेकर लैंग्वेज के हवाले से, तो वो क्या कहते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि यू शुड फॉलो दिस वे ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मतलब वो एक स्पेसिफिक वे में नहीं कहेंगे, नहीं जी आपको ये जो है मैं कह रहा हूँ ना, आपको ये अप्लाई करना चाहिए। वो क्या कहेगा, द अप्लाइड लिंग्विस्ट एडवाइस इज़ यू कुड ट्राई दिस वे ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड सी वेदर इट वर्क्स फॉर यू। तुम ये करके देख लो, अगर देखो कि ये काम आपके लिए करता है कि नहीं करता। वो अपने आप को थोपेगा नहीं, अपनी हल को थोपेगा नहीं, इन्फोर्सर नहीं है वो। ठीक है, ना ही वो सर्वेंट है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वो क्या करेगा कि अप्लाइड लिंग्विस्ट जो है वो खुद से कोई प्रॉब्लम डिस्कवर करके उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता। टीचर आएगी, क्लाइंट आएगा उसके पास कि ठीक है जी, इसका जो मुझे इसमें मुश्किल पेश आ रही है, इसका हल निकाल दें, तो जी वो फिर उसके ऊपर काम करेगा, उस लैंग्वेज के उस प्रॉब्लम पे काम करेगा। Alternatively, the applied linguist should be responding to problems but put forward by language teachers, not predetermining what the problems are. The applied linguistic is their linguist.
The applied linguist is there to serve teacher needs, MCQs. थर्ड क्या है, शेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी एरिया ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज सच बट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। उनका कहना है कि अगर आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक होते हुए बस खाली लैंग्वेज की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ना, तो फिर आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक नहीं कर रहे। यह सब कुछ डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक में होता है, ठीक है। Overall, making a description is not in itself solving a problem, even if it may contribute to the solution। चाहे आपका जो है आपकी जो डिस्क्रिप्शन आपने अगर कर दी और वो आपके मसले का हल है, फिर भी वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में नहीं आएगी, वो सॉल्विंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही। आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उसका हल भी बताना है। अजीब बात की है वैसे। At this remind us language is at the core of human activity, MCQs। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 5, अप्लाइड लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन। द रोल ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक जी, ये बस आपने ये MCQs है, ये आपने एक बार रीड आउट कर लेना है। कोई इतना समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको स्पेशली इसका कॉन्सेप्ट दूँ, एक बार पढ़ने वाला MCQs है। डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक जी बहुत सारी, अब जो पहले मैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ ना, उसी को तोड़ मड़ोड़ के खींच खाच के इन्होंने मुख्तलिफ लिंग्विस्ट ने अपने अपने अल्फाज में लिखा है। तो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है कि जो MCQs के हवाले से आपको आ सकती है, वो मैंने हाईलाइट कर दी हुई हैं, ये एक बार आपने पढ़ लेनी है। हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक ये जी आपको ये पता होना चाहिए कि एंजलिस ने समराइज़ की है हिस्ट्री किसकी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक की। तो ये जी एक MCQs इसमें है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इन नॉर्थ अमेरिका डज हैव आइडेंटिफाइबल रूट्स इन लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, फिर जी नेक्स्ट MCQs पे आ जाए। MC नमारा पॉइंट्स टू अ डिफरेंट ट्रेडिशन फॉर ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। जी इसने ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक के लिए डिफरेंट ट्रेडिशन को पॉइंट आउट किया, किसने, MC नमारा ने। इन कॉन्ट्रास्ट टू बोथ द UK एंड द USA, ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स took as its target the applied linguistics of modern languages and the languages of immigrants rather than of इंग्लिश। जी ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ने UK और USA के ट्रेडिशंस को बदल के उसने किसके ऊपर फोकस किया, उसने मॉडर्न लैंग्वेजेस के ऊपर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, और उसने इमिग्रेंट्स की लैंग्वेजेस को रिसर्च किया, ना कि इंग्लिश की। ठीक है, UK और USA ने तो अपनी इंग्लिश को ही हर जगह रखा है ना। अप्लाइड जो है ऑस्ट्रेलियन अप्लाइड लिंग्विस्टिक ने इमिग्रेंट्स की लैंग्वेज को भी रिसर्च किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशन किससे इन्फ्लुएंस्ड है, वो जी कॉन्टिनेंटल यूरोप से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, USA और ब्रिटेन से नहीं है, ये आपने MCQs याद रखना है। फिर जी एक और MCQs, द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक BAAL वाज फॉर्मली इस्टेब्लिश इन 1967। MCQs, ये आपने इसकी फुल फॉर्म भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिमाग में इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म भी होनी चाहिए। द ब्रिटिश ट्रेडिशन इज़ वेल रिप्रेजेंटेड इन द एडिनबर्ग कोर्स इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक MCQs। अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज एन एथिकल प्रोफेशन। अब सबसे पहले आप यह समझ लें कि एथिक्स होता क्या है। इंडीड हाउस क्लेम्स एथिक्स आर द रूल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट कंडक्ट और प्रैक्टिस, स्पेशली द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ प्रोफेशन। एथिक्स होता है जब आप किसी प्रोफेशन में आप के एथिक्स के हवाले से आप बात करते हैं, तो आपने किसी समझ लें अप्लाइड लिंग्विस्टिक करनी है, आपने रिसर्च करनी है किसी चीज़ पे, तो आपकी रिसर्च के क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगी, आपका जो क्लाइंट होगा आपने उससे कैसे बात करनी है, कंसेंसस क्या है, कंसेंट आपने लेना है अपने क्लाइंट का, अगर आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एथिक्स में आती हैं। ठीक है, कि आपने गवर्नमेंट के रूल का ध्यान रखना है, आपने लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखना है, आपने क्या होते हैं एथिक्स, बहुत सारे एथिक्स होते हैं, तो आपने वो जी एथिक्स को, ये होते हैं आपके प्रोफेशन के एथिक्स। अच्छा, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में अब एथिक्स क्या है,
जी, उनका कहना है स्ट्रॉन्ग प्रोफेशंस जैसे कि मेडिसिन, लॉ, इस तरह के जो होते हैं उनके तो एक एथिक्स होते ही हैं, उनके प्रॉपर लॉ होते हैं, प्रॉपर रूल्स होते हैं जो कि डेवलप करके इस प्रोफेशन में रखे जाते हैं। जबकि अप्लाइड लिंग्विस्ट जैसे प्रोफेशन है उनको वीक प्रोफेशन कहा जाता है, ठीक है, तो इनके इतने कोई रूल नहीं होते। वो उनका कहना है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड अदर वीक प्रोफेशंस लैक सैंक्शन, एक रूल्स नहीं होते, पाबंदियाँ नहीं होती, ठीक है। एज सच दे डू नॉट कंट्रोल एंट्री नॉर डू दे ओवरसी कंटिन्यूइंग मेंबरशिप और लाइसेंस मेंबर्स टू प्रैक्टिस एज प्रोफेशनल। इसमें क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि जैसा कि डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री लेके एक मेरिट के मुताबिक ही वो डॉक्टर बनेगा। इसमें अप्लाइड लिंग्विस्टिक के प्रोफेशन में नहीं ऐसा होता है। इसमें कोई भी मुंह उठा के रिसर्च करने बैठ जाता होता है, कोई भी एंट्री कर लेता है उस प्रोफेशन में, ये होता है। इसमें कोई रूल नहीं होता इतना, ठीक है। तो जब आपका इतना ही बेढंगा सा सिस्टम है, आप फिर क्या करते हैं? हाउ एवर वट दे कैन डू इज़ क्रिएट एन एथिकल मिलियू एंड इन दिस वे एक्सरसाइज इनफॉर्मल कंट्रोल। इसमें क्या होता है फिर इस प्रोफेशन में एक एथिकल माहौल बना दिया जाता है कि नहीं जी ये एथिक्स हैं, आपको इसे फॉलो ही करना है, इस प्रोफेशन के ये एथिक्स हैं, ठीक है। ये बस इसमें ये एक MCQs के तौर पर या एक वैसे ही कॉमन नॉलेज के तौर पर आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिंग्विस्टिक्स अप्लाइड एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अच्छा जी, ये जो इसने जो भी यहाँ पे बताया है, ये इसने बहुत ही पता नहीं दिल ख़राब करने की तरह के लिए बताया है कि अजीब तरह से ही बताया है। मैं आपको एक सिंपल वे में बता देती हूँ। लिंग्विस्टिक अप्लाइड क्या है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में ये होता है कि आपके पास एक मसला आता है, आप उस मसले पे रिसर्च करते हैं, उसका हल निकालते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक अप्लाइड में क्या होता है, आपके पास पहले से ही हल मौजूद होता है, आप उस थ्योरी को बस अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में क्या है, कोई हल नहीं मौजूद आपके पास सिर्फ मसला मौजूद है। आपने उस मसले के ऊपर रिसर्च करनी है, उसको जांचना है, उसको मुख्तलिफ एंगल से देखना है, फिर जाकर आप थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है, कि ये मेरे ख्याल से ये इस मसले का हल है। लिंग्विस्टिक अप्लाइड में आपके पास पहले थ्योरी मौजूद होती है, पहले से ही उस हल मौजूद होता है, आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं लिंग्विस्टिक अप्लाइड में। होप सो आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन्होंने पता नहीं किस तरह बताया हुआ है, ठीक है। टॉपिक नंबर 6 पे आ जाए जी, डूइंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मेथडोलॉजिकल कंसिडरेशन। अच्छा जी, सबसे पहले जी उन्होंने डिस्टिंक्शन का कहा है कि पहले आप ये जान लें मेथड्स और मेथडोलॉजी में फ़र्क क्या होता है। मेथड होता है, मेथड्स रेफर टू स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। फॉर एग्जांपल अ सर्वे क्वेश्चनेयर इज़ अ मेथड एंड एथनोग्राफिक फील्ड वर्क इज़ अनदर। सिंपल वे में मेथड क्या होता है कि किसी भी चीज़ को करने का तरीक़ेकार, वो मेथड कहलाता है, ठीक है। मेथडोलॉजी क्या होती है कि वो जो मेथड होता है उसके जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो मेथडोलॉजी कहलाती है। ये आपको सिंपल वे में बताया है। अब इसका एग्जांपल आपको दूंगी, वो एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक क्लास में बच्चा आया है, उसने सीखनी है इंग्लिश, वो है उर्दू स्पीकिंग, ठीक है। मेथड क्या आप यूज़ करेंगे, आप मेथड यूज़ करेंगे कि मैं इसको सिखाऊंगा इसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज के ज़रिए, मतलब उर्दू को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बच्चा इस तरह सीखेगा इंग्लिश, ये हो गया मेथड, ठीक है। ये आपका मेथड है कि ये बच्चा इस तरह सीखेगा। मेथडोलॉजी क्या होगी कि उस मेथड के जो रूल्स और रेगुलेशन या जो स्टेप वाइज उसके आप चलेंगे वो होंगे मेथडोलॉजी। मतलब आप पहले दिन ही तो नहीं उसे ना फर इंग्लिश आ जाएगी और पहले दिन ही उसे सेंटेंस नहीं सिखाने बैठ जाएंगे। आप ये करेंगे कि मैं इसे शुरू करूँगा वर्ड्स मीनिंग से, इसको वर्ड्स मीनिंग पहले सिखाऊंगा कि एक ये इंग्लिश है, इसका उर्दू में ये मतलब है। फिर उसे पूरी एक पैराग्राफ उर्दू में साथ साथ ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। फिर मैं इस तरह करके उसे क्या कहते हैं टेंसेस सिखाऊंगा। फिर मैं इसे पूरा एक उर्दू का पैराग्राफ दूंगा। फिर मैं इसे
ट्रांसलेशन करवाऊँगा इंग्लिश की। इस तरह ये स्टेप है ना, ये रूल्स हैं। तो आपका मेथड क्या होगा, किसी भी चीज़ को करने का तरीका, ठीक है, उस मेथड के जो रूल्स और रेगुलेशंस, जो प्रिंसिपल होंगे, वो मेथडोलॉजी कहलाएंगे। सिंपल। ये जी, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ पे आ जाए जी। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ अ मेथडोलॉजी इन इटसेल्फ। एमसीक्यूज़, उनका कहना है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक को मेथडोलॉजी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाए जी, उन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजीज़ पे आ जाए कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई रिसर्च करते हैं तो कौन सी आप मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोग, कोई दो बहुत फेमस मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी है और एक क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी है। क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में क्या होता है? एम्स टू अनकवर फैक्ट्स एंड ट्रूथ्स इन एन ऑब्जेक्टिव वे बाय डिलिनिएटिंग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर। क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी में उसके नाम से जाहिर है कि क्वांटिटी, आप न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं, आप फिगर्स यूज़ करते हैं इस रिसर्च में। मतलब मिसाल के तौर पर कि आपने किसी भी इलाके के जानना है कि इतने यहाँ पे लोग मुसलमान हैं, इतने यहाँ पे क्रिश्चियन हैं। तो जहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स यूज़ करते हैं ना, अपने न्यूमेरिकली रिज़ल्ट आता है आपकी रिसर्च में, वो होता है क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी। क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में क्या होता है कि आप क्वालिटी जानते हैं किसी भी चीज़ की, जिस ऑब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी आप जानते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह के जब आपको रिज़ल्ट आते हैं तो वो क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? आप क्वांटिटी की शक्ल में आपको रिज़ल्ट आता है। क्वालिटेटिव में आपको क्वालिटी की शक्ल में आता है, मीनिंग उस चीज़ का पता लगता है, उसके साथ रिलेशनशिप पता लगते हैं। जैसे मिसाल, अब मैंने जो पहले आपको एग्जांपल दिया कि एक इलाके में जब आपने क्वांटिटेटिव यूज़ करनी है मेथडोलॉजी, तो आपको फिगर्स की शक्ल में आपको पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये जी इतने यहाँ पे इस इलाके में मुसलमान पाए जाते हैं, इतने क्रिश्चियन हैं, ये है वो है ये है, ठीक है। सर्वे आप करेंगे तो आपको ये आएगा। क्वालिटेटिव जब आप करेंगे तो क्या आएगा? फिर आप उन लोगों के बिहेवियर के बारे में सर्वे करेंगे कि इस इलाके में ये लोग, इतने लोग रहते हैं, इन लोगों के ऐसे बिहेवियर हैं, ये रिलेशनशिप है, इस वजह से हैं इनके ऐसे बिहेवियर, ये लोग ऐसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, मीनिंग क्या है पीछे का। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे सरखपा जो है वो आप क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी में करते हैं। ठीक हो गया। आगे आ जाए जी, उन्होंने इधर मिसाल भी दिया हुआ है, आपने पढ़ लेनी है बस एक बार। एमसीक्यूज़ आ जाए जी। उनका कहना है Quantitative methodology is used a great deal in science disciplines, while qualitative methodology is more common in the humanities and arts. The social science often use both. अच्छा, उनका कहना है आप चाहे क्वालिटेटिव करें चाहे क्वांटिटेटिव करें, आपका जो आपने जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी है वो किस बेस पे होती है। Perhaps a better way to understand the differences in the various methodology is to look at the objective of the research. आपने जो रिसर्च करनी है, उस रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथडोलॉजी अपनाएं। आप क्वालिटेटिव अपनाएंगे या आप क्वांटिटेटिव अपनाएंगे। आप अपने ऑब्जेक्टिव को पहले क्लियर करें, फिर आप अपनी मेथडोलॉजी को ढूंढेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जी उनका आगे क्या कहना है। वट एवर मैथडोलॉजी यू चूज़ टू अडॉप्ट, देयर आर सर्टन स्टेप्स यू नीड टू टेक इन कंडक्टिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट। आप जो भी मैथडोलॉजी चूज़ करें, कुछ सर्टन स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट को कंडक्ट करते हुए। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले जी, डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन और क्वेश्चंस। ये जी आगे बहुत ही डिटेल में सारा बयान किए हुए हैं स्टेप्स, हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले जी आ जाए डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन। इसमें क्या जी, आपने जब रिसर्च करनी है तो आपने कोई टॉपिक तो आपके पास होगा तो ही आप रिसर्च करेंगे ना। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, कोई कीड़े काट रहा होगा, तो तभी आप करेंगे ना रिसर्च।
तो जी आपके पास आपका जो है रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। तो जी एमसीक्यूज देख लें। डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन इज़ अ क्रूशियल फर्स्ट स्टेप। द क्वेश्चन हैज़ टू बी रिसर्चेबल। ये एमसीक्यूज है कि जो आप टॉपिक ढूंढने, जो आप क्वेश्चन है आपका, जो आपकी प्रॉब्लम है वो रिसर्चेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप जी कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ उठा के तो आप जी रिसर्च करने बैठ जाएं। जी फांसी लटकने से ही क्यों होती है, ये फजूल सी चीज़ें नहीं रिसर्च करनी, कोई ढूंढने वाला काम करना है, काम करने वाला काम करना है। बहरहाल एमसीक्यूज देख लें। द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ फाइंडिंग रिसर्च क्वेश्चंस आर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस और रीडिंग द अदर्स वर्क। जी कॉमन वेज हैं अपना जो टॉपिक है या अपना क्वेश्चन ढूंढने के, या तो आपको किसी चीज़ का पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि आपने कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम अपनी सोसाइटी या अपने इर्द गिर्द में देखी कि ये हो रही है, तो आप उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं जी क्यों हो रही है। या फिर आपने कोई ऐसा एक किसी दूसरे का ही राइटर का या रिसर्चर का आर्टिकल पढ़ा है तो आप उस चीज़ पर मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये जी दो तरीके बहुत कॉमन हैं क्वेश्चन ढूंढने में। अच्छा जी, उनका कहना है इतना मुश्किल, इतना आसान काम नहीं है अपना टॉपिक ढूंढना। तो इसमें जी आपको एक चाहिए होता है गुड लिटरेचर रिव्यू। मतलब आपने कोई लिटरेचर, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा तो आपको एक आपके अंदर एक क्रिटिकल जो है एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालाइजेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, आपको रिव्यू देने की एबिलिटी होनी चाहिए। अ गुड लिटरेचर रिव्यू सर्व्स टू क्लोजली रिलेटेड पर्पसेस। तो जब आपके अंदर ये एबिलिटी होती है रिव्यू देने की, तो जी ये जो दो पर्पसेस हैं जो कि एक गुड लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड करती है, टू मेक रीडर अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन द वे यू आर डूइंग इट। आपको क्यों का वर्ड पता, क्यों का मतलब पता चला कि अगर किसी ने किसी चीज़ पर रिसर्च भी किया है, क्यों किया है, मकसद क्या था उसका। सेकंड, टू प्रिपेयर योर ओन आर्ग्यूमेंट। उस लिटरेचर को पढ़ के आप अपनी एक आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि अच्छा इसने ये काम किया है तो इसने ये क्यों किया है, कैसे किया है, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये इसने सही भी किया है कि नहीं किया। ठीक है, आगे जी यही चीज़ है सारी। अच्छा जी, रिसर्च डिज़ाइन पे आ जाएं। जब सबसे पहले आपने अपना टॉपिक ले लिया, अपना क्वेश्चन ले लिया, उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन। जी कौन सी मेथडोलॉजी मैं इस्तेमाल करूँ, मतलब मैंने जो क्वेश्चन पकड़ा है, जो मेरा टॉपिक है, उसके लिए अगर मैंने डाटा इकट्ठा करना है तो वो किस अंदाज में मैं इकट्ठा करूँगा। वो क्वालिटेटिव मैं अपनाऊँगा, क्वांटिटेटिव अपनाऊँगा, क्या चीज़ सूटेबल रहेगी मेरे क्वेश्चन के या मेरे रिसर्च पर्पस के मुताबिक, कौन सी मेथडोलॉजी सूट करेगी मुझे। ठीक है, ये जी रिसर्च डिज़ाइन होता है कि आप डिसाइड करते हैं कि मैं इस वे में अपना डाटा इकट्ठा करूँगा। ठीक हो गया। उनका कहना है बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो ये कि आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी है अपने क्वेश्चन के मुताबिक, अपने टॉपिक के मुताबिक। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आप पूछ सकते हैं खुद से। मोर स्पेसिफिकली यू कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसकी मदद से आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि मेरी रिसर्च टॉपिक के मुताबिक कौन सी मेथडोलॉजी मुझे सूट करेगी। सबसे पहले जी एटिक वेस एमिक। इसमें क्या है कि आप कहते हैं कि इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द स्टडी टू कंपेयर टू और मोर इंडिविजुअल्स, सिचुएशंस, बिहेवियर्स और टू फोकस ऑन जस्ट वन। आप जी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने जो ये टॉपिक है मेरा, क्या इसमें मैं किसी दो लोगों के बिहेवियर को या सिचुएशंस को या जो भी मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मुझे ये वाली ये एटिक, ये जो एंड पे है ना, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये जी नाम है उन मेथडोलॉजी के प्रॉपर, कि अगर आप कंपेयर करते हैं, आपने डाटा कंपेयर करना है अपना, या आपने किसी सिचुएशन को, किसी बिहेवियर को, किसी इंडिविजुअल के इस तरह रिलेशनशिप्स को कंपेयर करना है अपनी स्टडी में, तो आप क्या एटिक मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने नहीं करना कंपेयर तो आप एमिक
करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में जी आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में कहते हैं कि आया कि मेरा डाटा न्यूमेरिकल वे में आएगा या क्वालिटेटिव वे में आएगा, तो फिर आप उसके मुताबिक फिर करेंगे। फिर जी नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल वर्स नॉन एक्सपेरिमेंटल। आप ये कहते हैं, आप ये अपने से सवाल पूछते हैं कि डाटा कलेक्टेड मैं जो कर रहा हूँ वो मैंने एक कंट्रोल वे में लेबॉर्ट्री में या बहुत सा लेबॉर्ट्री में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में के ज़रिए मैंने अपना डाटा इकट्ठा करना है तो एक्सपेरिमेंटल होगा, और अगर आपने नहीं उस तरह करना तो नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा। अगर आपने नेचुरल फेनोमेना कोई ऑब्ज़र्व करना है तो वो नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा। फिर जी आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल बेस्ड नॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि आप मुझसे सवाल करते हैं कि क्या मैंने डाटा इकट्ठा करना है बहुत देर तक, मतलब आपने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, उसकी हालतों को ऑब्ज़र्व करना है या उसके अंदर आने वाली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, एक लंबे अरसे तक आपने उसके ऊपर उसके जो है बिहेवियर वगैरह को देखना है, रिसर्च करना है। अगर आपके इस तरह की स्टडी होगी जिसमें ज़्यादा लंबे अरसे तक आप किसी चीज़ पर स्टडी करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, तो जी वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी, ये नाम से ज़ाहिर है। और अगर नहीं, आपने किसी एक ही सिचुएशन में या किसी एक ही वक्त में उस चीज़ का डाटा इकट्ठा करना है तो जी वो नॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। ठीक है, या मेथडोलॉजी होगी। फिर जो आता है केस स्टडी वेस ग्रुप स्टडी। आप ये कहते हैं कि मैंने किसी एक ही चीज़ का पूरा डाटा इकट्ठा करना है, उसका हर चीज़ मैंने इकट्ठा करना है, उसके सर के बाल से लेकर उसके पाँव के नाखून तक मैंने एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, तो वो जी केस स्टडी होता है। ग्रुप स्टडी में आप एक पूरे ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं, पूरे ग्रुप के का डाटा इकट्ठा करते हैं, तो जी वो ग्रुप स्टडी कहलाती है। ये जी सारे जो आगे हैं उनका ये जो रिसर्च डिज़ाइन है ना, उनका कहना है ये जो ऊपर बयान किए गए हैं ये सारे रिसर्च डिज़ाइन हैं। आप इन सब चीज़ों के देख के अपने टॉपिक के मुताबिक चूज़ करते हैं कि आया कि मैंने कौन सा रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करना है अपनी स्टडी के मुताबिक। तो ये सारी जो हैं अलग से डेफिनेशन है और इनको आपने पढ़ना है। ऊपर मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हुई हूँ, पर यह कि इनकी ये प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, इसके ज़रिए आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपने इसको लाजमी पढ़ना है और प्लस MCQs भी वो दे सकते हैं। S2S वो उठा के दे देते हैं, फिर बाद में जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ओहो ये क्या आ गया, हमें तो पता ही नहीं। पीछे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आसान वे में है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपने कंट्रोल कंडीशन में आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, उसका डाटा इकट्ठा करना है, तो एक्सपेरिमेंटल होगा। जैसे कि पता नहीं मुझे वो नाम भी भूल गया उस साइंटिस्ट का, क्या था, वाइगर्ट्स का था या पाइजेट था, जो भी, जिसने डॉग के ऊपर स्टडी की थी कि वो बज़र बजेगा तो उसके ऊपर उसके ऐसे वो सेलिब्रेट करने लगता है, उसे पता लग जाता है कि मुझे मेरे लिए खाना आ रहा है। तो एक आप एक कंट्रोल कर रहे हैं ना वेरिएबल्स को, आप एक प्रॉपर तौर पर हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं कि इस तरह ये चीज़ होगी। नॉन एक्सपेरिमेंटल में ये होता है कि आप एक चीज़ जो नेचुरली होती है आप उसे बस ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये इस तरह हो रही है, ये ऐसे रिएक्शन हो रहा है, आप खुद से कुछ कंट्रोल नहीं करते उसमें। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल का मतलब नॉन लॉन्गिट्यूडनल होता है, परेशान नहीं होना। ठीक है, इसी तरह केस स्टडी और ग्रुप स्टडी। इसके अलावा जी आगे आ जाए, उनका कहना है कि दो और मेथडोलॉजीज होती हैं जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक में इस्तेमाल की जाती हैं, वो है एक्शन रिसर्च और एक है क्रिटिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च का सबसे पहले जी ये MCQs देख लें। Kurt Lewin, who is believed to have coined the term action research, इसने जी एक्शन रिसर्च की जो है वो टर्म कॉइंड की। तो जी सिंपल वे में अगर एक्शन रिसर्च का मैं बताऊँ, आप इसमें किसी भी एक्शन को देख के उस एक्शन के ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये एक्शन हुआ, क्यों हुआ, वजह क्या थी, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने कहा कि प्लानिंग
एक्शन एंड फैक्ट फाइंडिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ठीक है, मिसाल इन्होंने इसकी आगे ये दी है, जैसे कि बहुत सारी जो लैंग्वेज टीचिंग प्रोफेशनल्स होते हैं या टीचर्स होती हैं, वो अगर उन्होंने एक चीज़ को एक तरह से सिखाया है, बच्चे नहीं समझ रहे, बच्चे को समझ नहीं आई, तो वो क्या करती हैं, वो फिर उस एक्शन के बारे में रिसर्च करती हैं कि मैंने ये इस तरह सिखाया था, बच्चों को क्यों नहीं समझ आया, कहाँ मुश्किल आ रही है, मुझे कैसे और मज़ीद तरह बेहतर करनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी, मुझे किस तरह और कौन कौन से तरीक़ों से इसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्शन रिसर्च में आती हैं कि किसी भी एक्शन के ऊपर आप रिसर्च करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे एक मैंने चीज़ अंडरलाइन की है, रिफ्लेक्टिव रिसर्च प्रोसेस। एक्शन रिसर्च में आप रिफ्लेक्टिव रिसर्च प्रोसेस करते हैं, मतलब आप किसी भी एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो इसको कैसे, जैसे मैंने एक एक्शन किया, ठीक है, अगले ने उसका क्या रिएक्शन दिया, तो उसके ऊपर मैंने रिफ़्लेक्ट करना है, उसको मैंने सोचना है, उसकी कॉजेज़ बयान करनी है, उसकी कॉजेज़ सोचनी है कि क्या क्या वजह इसकी हुई, अगले ने क्यों ऐसा रिएक्शन दिया, मैंने इसको कैसे बेहतर करना है, व्हाटएवर। ठीक है, ये होती है रिफ्लेक्टिव रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट जी आ जाए क्रिटिकल रिसर्च। क्रिटिकल रिसर्च की जी दो ओरिजिन उन्होंने बताई हैं कि एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है और एक सोशियोलॉजी। ये जी MCQs के तौर पर बस मैंने कहा है। क्रिटिकल रिसर्च में आप उनका कहना है ओरिएंटेड टुवर्ड क्रिटिंग एंड चेंजिंग सोसाइटी इन इट्स टोटलिटी in contrast to traditional theories oriented only to understanding और explaining it। उनका कहना है क्रिटिकल रिसर्च में ना सिर्फ आप क्रिटिक करते हैं किसी बात पे, किसी चीज़, किसी प्रॉब्लम पे आप ना सिर्फ क्रिटिक करते हैं कि आप उसको कहते हैं कि ऐसा क्यों है, बल्कि आप उसको चेंज भी करते हैं। जबकि दूसरी जो रिसर्चेज हैं वो बस इसलिए रिसर्च की जाती हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये क्यों हो रहा है, वो चेंज करने की कोशिश नहीं करते, वो बस उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, वो बस ये जानते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है। क्रिटिक का ये होता है कि उसमें आप क्रिटिक के साथ साथ आप उसे चेंज भी करते हैं कि नहीं जी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रही है, तो इसका ये हल है, तो इसे होना भी चाहिए, उस हल पे होना भी चाहिए, इसको बदलना भी चाहिए। दूसरी चीज़ें, दूसरे जो मेथडोलॉजीज हैं वो ये चीज़ फॉलो नहीं करती, ये आपने याद रखनी है चीज़। ठीक है, ये जी MCQs देख लें। इन 1970 एंड 1980 जर्गन पता नहीं क्या है, जर्गन Habermas redefined critical social theory as a theory of communication। MCQs। डाटा कलेक्शन पे आ जाइए। अच्छा जी, अब उनका कहना है द डाटा दैट अप्लाइड लिंग्विस्ट्स आर इंटरेस्टेड इन कैन बी ब्रॉडली आइडेंटिफाइड इन टू कैटेगरीज, इंट्रैक्शनल एंड नॉन इंट्रैक्शनल डाटा। अप्लाइड लिंग्विस्ट जो हैं वो ब्रॉडली टू जो हैं क्या कहते हैं मैथडोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं डाटा कलेक्शन में। एक होता है इंट्रैक्शनल डाटा और एक होता है नॉन इंट्रैक्शनल डाटा। इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रैक्शनल डाटा में बेसिकली आप उसके नाम से देख लें कि जब पार्टिसिपेंट्स या जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, तो तब जब वो इंट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब उनका डाटा इकट्ठा किया जाता है उस ऑब्जर्वेशन से, तो वो इंट्रैक्शनल डाटा कहलाता है। अच्छा जी, अब इंट्रैक्शन दो तरह की हो सकती है, एक इलिसिटेड कन्वर्सेशन और एक होती है नेचुरल अकरिंग कन्वर्सेशन। एक तो वो कन्वर्सेशन है जो है वो रिसर्चर जो है वो कहता है पार्टिसिपेंट्स को कि जी ये आपने ऐसे बोलना है और मैं ये ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ, या वो सिचुएशन दे देता है, रोल प्ले करवाता है। मुख्तलिफ जो होती हैं टेक्निक्स होती हैं इस तरह के डाटा इकट्ठा करने की, तो वो कहता है कि जी आप इस तरह करें। तो वो जो ये कि इलिसिटेड कन्वर्सेशन होती है, एक होती है नेचुरल कन्वर्सेशन। तो जी ये दो जो होती हैं इन तरीक़ों से इंटरेक्शनल डाटा कलेक्ट किया जाता है। दूसरा क्या होता है नॉन इंटरेक्शनल डाटा। ये जी इसमें जी सर्वेज आते हैं, क्वेश्चनेयर आते हैं, इंटरव्यूज़ आते हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स, स्टैंडर्ड असेसमेंट्स एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जो ऊपर हम मैथडोलॉजीज पढ़ के आए हैं ना, ये जी उसमें ये है कि जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो यहाँ जो रिसर्चर है उनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता,
कोई इस तरह की कन्वर्सेशन को कोई वो नहीं करते, ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता। नॉन इंटरेक्शनल डाटा जो होता है वो इस तरह इकट्ठा किया जाता है, सर्विस, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूज़, इस तरह, ठीक है। तो इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। एथनोग्राफी जी उनका कहना है, अब ये एक और टेक्निक है डाटा कलेक्शन की। एथनोग्राफी बेसिकली होता क्या है, इसमें किसी भी कम्युनिटी के जो है ऊपर एक रिसर्च की जाती है कि वो जी उनका कल्चर क्या है, वो इस तरह क्यों सोचते हैं, उनके माइंडसेट इस तरह के क्यों हैं, क्या कॉजेज़ हैं, वो अगर इतना तंज करते हैं तो क्यों तंज करते हैं, क्यों उनकी ऐसी ज़ुबान है। एक कम्युनिटी के ऊपर एक लंबे अरसे तक उनके बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है, किसी भी कल्चर को ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो एथनोग्राफी कहलाती है, और एथनोग्राफी के डाटा कलेक्शन कहलाती है कि किसी भी सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको एथनोग्राफी कहलाया जाता है। एमसीक्यूज देख लीजिए। एथनोग्राफी इज़ इन फैक्ट मोर ऑफ अ मेथडोलॉजी देन अ मेथड। इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू सोशल फेनोमेना एंड सोशल प्रैक्टिसेस। वही बात आ गई कि सोसाइटी में जो सोशल फेनोमेना होते हैं या सोशल प्रैक्टिसेस जो कोई भी कम्युनिटी फॉलो करती है, उसके ऊपर रिसर्च की जाती है एथनोग्राफी में। बट द की डाटा कलेक्शन मेथड फॉर एथनोग्राफी इज़ इन सिचुएशन ऑब्जर्वेशन। ये जी ऊपर भी वर्ड आया है, पता नहीं अब ये जी ये एमिक में। एनामिक स्टडी ऑन द अदर हैंड इज़ वन इन विच रिसर्चर्स ट्राई टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर पैटर्न्स एंड मीनिंग इन सिचुएशन। एटिक में कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में। एमिक में किसी एक ही सिचुएशन में जो भी चीज़ हो रही होती है उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसको ही एनालाइज किया जाता है। तो ये सिटू जो होता है, ये सिचुएशन होता है, इसका कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये भी इनका कहना है कि एथनोग्राफी में कैसे डाटा कलेक्शन की जाती है, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करके। एक कम्युनिटी है, उसमें लोग आपस में किस तरह बात करते हैं, दो लोग कैसे आपस में बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व किया जाता है, ठीक है। During observation, researchers make field notes of what they see in as much detail as possible. जब वो रिसर्चर ऑब्ज़र्व कर रहा होता है तो वो क्या करता है, वो नोट्स बनाता है ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन के, इस बंदे ने ये एक्सप्रेशन दिया, इसने ऐसे बात की, इसने क्यों ऐसे बात की, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी, ठीक है। फिर जी आता है डाटा कलेक्शन के बाद एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइंडिंग। जी जाहिर सी बात है, अगर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया है तो फिर उसे एनालाइज करने का भी तो कोई तरीका आपको होना चाहिए ना। तो जी जाहिर सी बात है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होगा, आपको किस तरह आप एनालाइज करेंगे, नाम से जाहिर है क्वांटिटी में क्या होता है, फिगर्स होते हैं, टेबल्स के ज़रिए आप एनालाइज करते हैं, ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होती हैं, स्टैटिस्टिक के ज़रिए आप क्वांटिटेटिव में एनालाइज करते हैं अपना डाटा। क्वालिटेटिव में आप क्या करते हैं, आप एक डिस्कर्सिव वे में अपने जो है डाटा को बयान करते हैं, मतलब एक आर्ग्यूमेंटेटिव वे में कि मैं इस चीज़ का ये कॉज बना पहले, फिर ये इसका रिएक्शन बना, इसके ऊपर इसने ये किया, मतलब एक पूरी आप स्टोरी के तौर पर ना एक क्रिटिकल वे में आप अपना रिसर्च जो है वो एनालाइज करके लिखते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, एक्यूरेसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर पैरामाउंट MCQs। कि जी कुछ भी हो जाए, कोई भी मेथडोलॉजी आप इस्तेमाल कर लें, आपके एनालिसिस में एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, पैरामाउंट है ये दोनों चीज़ें। अच्छा जी, अब उनका कहना है, इफ़ यू हैव कलेक्टेड इंटरेक्शनल डाटा, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द की फर्स्ट स्टेप टूवर्ड एनालिसिस। अगर आपने इंटरेक्शनल डाटा कलेक्ट किया है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि रिटन रिकॉर्ड आपको उसका बनाना है, जो आप इंट्रैक्शन आप ऑब्ज़र्व करेंगे वो तो जाहिर सी बात है कन्वर्सेशन होती है ना,
तो वो आप लिखेंगे तो नहीं ना, वो तो आप किसी कोई दो लोग बात कर रहे होते हैं तब आप ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वो तो रिकॉर्डेड वे में होगा, वीडियो के फॉर्म में होगा, या आपके अपने दिमाग में होगा, ऐसे ही होगा। तो उनका कहना है कि ये जब आपने ऑब्जर्व कर लिया इंट्रैक्शनल डाटा, तो उसके बाद आपको उसका रिटर्न रिकॉर्ड पहले करना है, उसे रिटर्न फॉर्म में लिखना है, जैसे डायलॉग्स नहीं होते वैसे आपने उसे रिटर्न फॉर्म में लिखना है। There are different techniques of transcribing language in interaction. For example, conversation analysis specifies a set of convention for sequential analysis. बहुत सारी techniques हैं transcribing की, उसमें एक conversation analysis भी है, तो जी MCQs है ये, ठीक है। उसके बाद जी आ जाए जी एथिकल कंसिड्रेशन के ऊपर। जाहिर सी बात है, उनका कहना है कि आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आपका ज़्यादातर कौन इन्वॉल्व होते हैं रिसर्च में, ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों को मिला के ही कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई डाटा कलेक्शन करते हैं, लोगों के ज़रिए ही करते हैं, लोगों के ऊपर करते हैं रिसर्च, तो जाहिर सी बात है कुछ फिर एथिकल कंसिड्रेशन होती हैं जिसकी बेस पे आप अपना डाटा अपना रिसर्च कंडक्ट करते हैं। वो कौन कौन सी है जी, आपने सारे पढ़ने हैं, मैं आपको बस एक मतलब पढ़ना आपने सारा है MCQs के तौर पर, और कॉन्सेप्ट में आपको एक एक लाइन का दे देती हूँ। सबसे पहले जी आता है जस्टिफिकेशन। इसमें जी आपके जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई होने चाहिए, आपका क्वेश्चन जस्टिफाई होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन, आप जो टाइम रिसर्च करने के लिए ले रहे हैं, आप जो रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे वो सारे जस्टिफाइबल होने चाहिए। कोई भी चीज़ में फजूल चीज़ नहीं होनी चाहिए बीच में, ठीक है। ये सारे आपकी चीज़ें जस्टिफाइबल होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स। एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स क्या है कि जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स बीच में रिसर्च के मौजूद होंगे उनकी प्राइवेसी का ख्याल होना चाहिए, ठीक है। और ये कि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन अपनी देंगे उसके वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इश्तहार लगाते फिरें कि फ़लाँ बंदे ने ये कहा, ये उसने अगर आपके ऊपर भरोसा करके आपको दिया ना इन्फॉर्मेशन, तो वो कॉन्फिडेंशियल ही होनी चाहिए, ठीक है। और अनोनिमिटी होनी चाहिए, मतलब कि अगर वो कहे पार्टिसिपेंट कहे कि ठीक है आप मेरा नाम या मेरी तस्वीर लगा के आप ये कह सकते हैं, पब्लिशाइज करवा सकते हैं रिसर्च के, ठीक है मैंने ये बोला या मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। अगर वो कहता है कि नहीं मैं अनोनिमस रहना चाहता हूँ, कि आप इस तरह बोल दें कि नहीं जो पार्टिसिपेंट है या सब्जेक्ट है उसने ये बोला, आप मेरा नाम या तस्वीर नहीं लेंगे, तो फिर आपको पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी का ख्याल करना है, ये एथिक्स में शामिल है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट में क्या आता है कि जी जो आप जिन पार्टिसिपेंट्स को बीच में ला रहे हैं आप उन्हें बताएं भी तो, आप उनसे कंसेंट भी तो लें कि भाई आप राज़ी हैं ये करने में, आप आना चाहते भी हैं कि नहीं आना चाहिए। एक तो आप कंसेंट लें, दूसरा ये कि आप फिर क्या कहते हैं उन्हें उनके राइट्स भी बताएं। बहुत सारे लोगों को राइट्स नहीं पता होते कि क्या है एक रिसर्च में आने के राइट्स क्या है, कि उन्हें बताएं कि आप किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं रिसर्च को, बीच में छोड़ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जितना चाहे मर्ज़ी रिसर्चर से, आप अपनी बात अगले तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी प्राइवेसी को अनोनिमस रखने की कोशिश, प्राइवेसी कह रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारे आपके राइट हैं, ठीक है, ये आप उन्हें बताएंगे। अच्छा जी, अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक में दो और एथिक जो हैं प्रिंसिपल हैं या जो भी वटेवर, पार्टिसिपेंट्स लैंग्वेजेबिलिटी के जी आप जो आपका पार्टिसिपेंट जो है वो आया कि वो इन्फॉर्मेशन समझ भी पा रहा है कि नहीं, जो कि आपने उसे कंसेंट के सारे वो या उसके राइट्स के जो आपने सारे उसे रूल्स बताए हैं, आया कि वो समझ भी पा रहा है कि नहीं, उसे आपकी बातें समझ भी आ रही हैं कि नहीं आ रही, वो इतनी एबिलिटी रखता है आपको समझने की कि नहीं, ठीक है। सेकंड में क्रॉस कल्चरल डिफरेंस इन एथिक्स भी आ जाता है कि आया कि आप किसी और कल्चर में रिसर्च कर रहे हैं तो आपने वहाँ के लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके वहाँ पे वैसे ही चलता हो, आप कहें कि नहीं हमने ये रिसर्च करनी है तो वो कंफर्टेबल हो वो रिसर्च करने में, आपको कल्चर के मुताबिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, उन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है।
फिर जी उनका कहना है कि कुछ बहुत प्रोफेशनल जो बॉडीज़ हैं लिंग्विस्ट में या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने प्रॉपर एक एथिकल गाइडलाइंस दे दी हुई हैं कि जी वाइल कंडक्टिंग रिसर्च यू कैन फॉलो दिस गाइडलाइंस, ठीक है, एथिकल गाइडलाइंस। तो जी ये जी आपने इनके एब्रिवेटेड फॉर्म याद रखनी है, एब्रिवेटेड भी और फुल फॉर्म भी, ठीक है। बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।